मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुरेंदु जयपुरियार लॉ चैम्बर्स के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चैनल पर मैं आप लोगों को बैंकिंग लॉ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और रेरा एक्ट से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दूंगा और साथ ही साथ इससे पूछे गए आपके जो क्वेरी हैं, जो प्रश्न हैं, उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। तो मित्रों, मैं सबसे पहले आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का मैं जवाब यहाँ देना चाहूँगा। यहाँ पर एक वीवर ने, जो गाजियाबाद के वीवर हैं, उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा है। गाजियाबाद से मिस्टर सौरभ शेखर हैं, जिन्होंने पूछा है कि एनपीए क्या होता है। तो सौरभ जी, मैं आपको बता दूं कि एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग असेट है और यह बैंक लोन से संबंधित है। आप जब बैंक से लोन लेते हैं और तब आप यदि उसे नहीं चुका पाते हैं, तब उसकी एक प्रक्रिया के तहत जो लोन को डिफ़ॉल्ट घोषित किया जाता है, उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से जानते हैं। उसकी एक प्रक्रिया होती है। जैसे सपोज करिए कि आपने 6 लाख रुपए का कार लोन लिया, बैंक से आपने लोन लिया और 5 सालों में आपको यह लोन को चुकाना है, मतलब 60 महीने में आपको यह लोन चुकाना है। तो बैंक को 60 महीने का ब्याज जोड़ती है और जोड़ने के बाद तब वो इंस्टॉलमेंट फिक्स करती है, जिसे कि हम ईएमआई के नाम से जानते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि प्रति महीने आपको जमा करना होता है। वह आपके अकाउंट से वह डिडक्ट होता है। लेकिन आप यदि 1 महीने तक वह ईएमआई नहीं जमा करते हैं, तब आपके अकाउंट को बैंक स्पेशल मेंशनिंग अकाउंट नंबर 0 की श्रेणी में रख देता है। अर्थात वहाँ पर आप एक लाल जोन में चले जाते हैं। बैंक आपके साथ वह बात करता है कि आप अपने लोन को चुका दें, और उसके बावजूद भी यदि आप लोन को नहीं चुकाते हैं, तो 30 दिनों से 60 दिनों के बाद उसे स्पेशल मेंशनिंग अकाउंट 1 के रूप में रख दिया जाता है, जो कि और थोड़ा सा सीरियस मामला बन जाता है कि आपने 60 दिनों तक लोन को नहीं चुकाया। इसके बावजूद भी यदि आप बैंक के लगातार रिमाइंडर के बावजूद और बैंक के लगातार डिमांड के बावजूद भी आप लोन को 90 दिनों तक नहीं चुकाते हैं, तब ऐसी स्थिति में 60 दिनों से 90 दिनों के बीच की जो अवधि होती है, उसमें आपको स्पेशल मेंशनिंग अकाउंट 2 के रूप में घोषित कर दिया जाता है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन माना जाता है। इसके बावजूद भी यदि आप नहीं करते हैं, तब आपके अकाउंट को 90 दिनों के बाद नॉन परफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बैंक आपको जो लोन दिया है, जो ऋण दिया है, उससे जो वो अर्न करता था, वो अर्निंग उसकी बंद हो गई और वह मूलधन भी रुक गया। अर्थात वह पूरा असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट के रूप में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में बैंक जो है वह कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देता है। तो सौरभ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो क्वेरी है उससे आप हमारे जवाब से वह संतुष्ट होंगे। इसके अलावा अभी और भी जो क्वेरी आप लोगों की होगी उसका मैं आपको जवाब दूंगा। अभी मैं दूसरे एक वीवर हैं, उनका जवाब जो एनपीए से संबंधित है उसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। यह प्रश्न पूछा है मुजफ्फरपुर के विनोद शर्मा ने, वो भी एनपीए से ही संबंधित है। इन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि उनका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया बैंक के द्वारा, और उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या बैंक उनकी प्रॉपर्टी जो कोलेट्रल उन्होंने दिया है, प्राइम सिक्योरिटी और कोलेट्रल जो दिया है, क्या उसकी वह नीलामी कर देगा। तो विनोद जी, मैं इसका जवाब आपको दे दूं कि जब भी कोई अकाउंट एनपीए डिक्लेयर किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में सारफेसी एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही बैंक प्रारंभ करता है। तो सारफेसी एक्ट में लोन वसूली की बात कैसे करनी है, वह पूरी प्रक्रिया दी गई है। तो वो सबसे पहले बैंक आपको एक नोटिस भेजता है सारफेसी एक्ट के सेक्शन 13(2) के तहत। वो एक डिमांड नोट के रूप में होता है। इसमें कहा जाता है कि आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो गया है और आपके अकाउंट में इतने पैसे का बकाया दिखला रहा है, आप उसका भुगतान जल्द से जल्द कर दे। और 60 दिनों का समय निर्धारित किया जाता है जब वो नोटिस आपको सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(2) के तहत दिया जाता है।
तब। लेकिन यदि इसके बावजूद भी आप नहीं चुकाते हैं, तब ऐसी स्थिति में सेक्शन 13(4) के तहत बैंक आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लेकिन मैं आपको एक बात यह बतला दूं कि सेक्शन 13(2) और सेक्शन 13(4) के बीच में एक सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 आता है, जिसके तहत आपको जवाब देना होता है। बैंक जब आपको सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(2) के तहत जब डिमांड नोटिस जारी करता है, तब ऐसी स्थिति में आप उसे जवाब दे सकते हैं। तो जवाब देने का एक फायदा यह होगा कि जो प्रक्रिया है थोड़ी लंबी चलेगी, और यदि आपके जवाब से संतुष्ट होता है बैंक, तो हो सकता है कि 13(2) की प्रक्रिया को वह ड्रॉप कर दे और साथ ही साथ वह आपके साथ नेगोशिएट करे। लेकिन यदि जवाब से वह संतुष्ट नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में वह 13(4) के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर देता है। तो विनोद जी, मैं समझता हूं कि आप का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी बतला दूं, यदि 13(4) की प्रक्रिया के तहत आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है, नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तब भी उसमें कुछ उपाय हैं। आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में सरफेसी एक्ट के सेक्शन 17 के तहत सरफेसी अपील में जा सकते हैं। और यह अपील कब की जाती है? यदि बैंक कोई प्रक्रियागत त्रुटि रह जाती है बैंक के द्वारा, जैसे उसने 13(2) का डिमांड नोटिस नहीं जारी किया है, या फिर उसने डिमांड नोटिस यदि जारी किया है तो उसमें कुछ गलतियां हैं, या फिर उसने जो डिमांड क्रिएट किया है उसमें कुछ गलतियां हैं, तब ऐसी स्थिति में आप सरफेसी एक्ट के तहत सरफेसी अपील में DRT में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि सेक्शन 13(3) के तहत आपको जवाब देना आवश्यक है। यदि आप जवाब देंगे तभी आप DRT में इस बात पर अपना स्टैंड ले सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं कि बैंक ने वह त्रुटि की है, तो वह जो प्रोसीजरल त्रुटि है, प्रक्रियागत त्रुटि है, वह उसमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, इसलिए इसको स्टे किया जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि DRT संतुष्ट हो जाता है, तब वह इस प्रक्रिया को स्टे कर देता है, तो इसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। लेकिन विनोद जी, मैं आपको बता दूं, आपने लोन लिया है तो उसे कुछ समय तक टाल सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। लोन है तो उसे चुकाना है, उसकी अपनी कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ समय लिया जाता है, कुछ डिले किया जा सकता है, और बाद में इन सारी चीज़ों की वजह से लंबी प्रक्रिया, कभी कभी लंबी प्रक्रिया चलती है, 10-10 साल तक की प्रक्रिया चल जाती है। तब ऐसी स्थिति में बैंक नेगोशिएट करता है, और नेगोशिएट करने के बाद जो ऋण है कभी उसे माफ़ करता है, और माफ़ कर वह सेटलमेंट की तरफ जाकर अपनी वसूली को करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जवाब से आप संतुष्ट होंगे, और फर्दर मैं आप लोगों को बैंक से संबंधित जो प्रक्रिया है, जो प्रोविजंस है, उसकी जानकारी देते रहूंगा इस चैनल पर। मैं एक बात और भी आप लोगों को बतला दूं कि जो क्रिमिनल लॉ से संबंधित जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं यूट्यूब चैनल पर, वो हमारे जयपुरियार एक दूसरा चैनल है जो कि जयपुरियार लॉ क्लासेस के नाम से है, उस पर मैं उन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। यदि आप लोगों में से कोई क्रिमिनल लॉ से संबंधित चीज़ों को जानना चाहता है, प्रैक्टिस से संबंधित चीज़ों को जानना चाहता है, क्रिमिनल कोर्ट प्रैक्टिस से संबंधित, तो जयपुरियार लॉ क्लासेस पे जाकर उन चीज़ों को देख सकता है, उसे सब्सक्राइब कर सकता है। इस चैनल को मैंने पूरी तरह से बैंकिंग लॉ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और रेरा एक्ट से संबंधित प्रावधानों के लिए डेडिकेट कर दिया है। धन्यवाद।